अस्सलाम वालेकुम। बहुत हफ्तों से इस बात का जिक्र हो रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के अंदर रद्द-बदल करेंगे और जो लोग नॉन परफॉर्मर हैं, जो लोग काम नहीं कर पाए, जो डिलीवर नहीं कर पाए या जिनके ऊपर ऐसी तहकीकात हैं या किसी और तनाज़े का शिकार हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की काबीना का या उनकी टीम का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। उसी ज़िम्र में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई ड्यूल नेशनल्स के हवाले से। फिर उनके जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और जो एडवाइज़र्स हैं, उस हवाले से भी एक तनाज़ा सामने आया। उनके एसेट्स और उनकी नेशनलिटीज़ पब्लिक की गई और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर नैब की तहकीकात भी थी। तो एक आम तासुर ये था कि पोस्ट बजट उस तब्दीली के अमल का आगाज़ होगा जो वजारतें अच्छा डिलीवर नहीं कर पाई। जो एग्रीड फ्रेमवर्क था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो मंशूर है, जो एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर का, उस पर जो वज़ीर काम नहीं कर सका वो घर जाएगा। तो शायद उसका आज नुक्ता आगाज़ है। पहले दिन हमने देखा कि 2 लोग एक ही दिन रुखसत हो रहे हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और तानिया, जिनको आईटी सेक्टर और ख़ास तौर पर उसमें तब्दीली के हवाले से कहा जा रहा था कि एक नया पाकिस्तान, उसके आगाज़ के लिए वो काम करेंगी। दोनों एक ही दिन स्टेप डाउन होते हैं और हमारे रिपोर्टर वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा लिया गया है, इस्तीफ़ा दिया नहीं है। और दोनों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कराची के अंदर बारिशों के नतीजे में जो तबाही हुई और जो एक पुअर गवर्नेंस का हाल नज़र आता है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमान शेख अली जैदी वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी काबीना के अंदर रद्द-बदल का आगाज़ हो गया आज। होता रहता है, मतलब ये पहले दफ़ा तो नहीं है कि कोई स्विच हुआ है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है। क्यों इस्तीफ़ा लिया गया? मेरे ख्याल में वो उनको ज़्यादा पता होगा। देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड, तो आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस बेस्ड करते हैं एवेल्यूएशन। मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट थर्सडे को मैंने 1 घंटे का टाइम मांगा था और अपने साथ के कुछ वज़रा जिनका ताल्लुक डायरेक्टली मेरी वजारत से पड़ता है, जैसे कि शाह महमूद साहब हैं क्योंकि हम CPEC के कोई काम कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, मुराद साहब हैं क्योंकि हमारी पोर्ट्स के रोड की कनेक्शन है, हमाद हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रीज हमारे पोर्ट पर लगती है। उन सारों को बुला के मैंने, और हफीज़ शेख साहब ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इन सारों के सामने मैंने अपनी वजारत की पूरी, जो भी फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड, मैंने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी। तो आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हुई? फिर मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को दे दिए कि ये हमने किया है, ये हम करने जा रहे हैं। बाकी लोगों की भी ऐसी परफॉर्मेंस और इन चीज़ की हमने टैसिट अप्रूवल आप दे दें ताकि हम उसको आगे फिर कैबिनेट में ECC में जो मूव कर सकें, जो नए इनिशिएटिव्स हैं आगे चलते हैं। हम तो ये परफॉर्मेंस एवेल्यूशन जैसे आपने की अपनी या करवाई, आपकी वजारत की हुई, बाकी हम श्योर सब करते होंगे, हम श्योर करते होंगे। खुद ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ऊपर 2 इशू सामने आ गए थे। एक तो कोरोना वायरस के हवाले से स्टार्ट के अंदर कुछ लैप्सेस आए, उसको बराह रास्त उनकी तरफ चार्ज चला गया कि ये अच्छे से संभाल नहीं सके। बाद में मामला संभालने में आ गए। दूसरा बड़ा इशू बन गया अद्वियात के हवाले से। इंपोर्ट की इजाज़त मिली, उसमें भी कुछ ऐसी ड्रग्स आ गई जिनकी इजाज़त नहीं थी। अद्वियात की कीमतों के ऊपर भी तनाज़ा आया। क्या बड़ी वजह क्या बनी? मुझे नदीम भाई, यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, यू नो। ऑनेस्ट मुझे तो ये पता चला आज हुआ है, तो ये अब डिस्कस होके कल मेरे ख्याल में हो जाएगा, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं पता। जहाँ तक मैंने सुना है कि परफॉर्मेंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर वो खुश नहीं थे परफॉर्मेंस से, तो उन्होंने कहा कि जी वी नीड अ रिप्लेसमेंट। तो आई एम श्योर उन्होंने रिप्लेसमेंट ढूंढ ली होगी। अद्वियात वाला मामला काबीना के इजलास में अली साहब डिस्कस हुआ था। अद्वियात की कीमतों का और जो इंडिया से इंपोर्ट्स हुई हैं, ये काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने नाखुशी का इजहार किया था। बिल्कुल हुआ था, मैं था उसमें काबीना की मीटिंग में और ये डिस्कस हुआ था और नाखुशी का इजहार भी किया था। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ, ज़फ़र मिर्ज़ा और माई सेल्फ और एनीबडी, हमारे में देखें कोई पहले बेसिक डिफरेंसेस हैं और एक कोई चीज़ें कॉमन है। जो कॉमन चीज़ है ना वो ये कि सारा का सारा जो हिसाब किताब मिला है, खाली अकाउंट्स का नहीं, जनरली स्ट्रक्चर जो मिला है वो काफ़ी तबाह है। जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिला है वो काफ़ी तबाह है। जो हर चीज़ के अंदर ना वो गड़बड़ नज़र आती। मैं शुरू में कहता था कि जो फाइल उठाता हूँ नीचे का अजदा मुँह खोल के खड़ा होता है, और वो मैं आपको प्रोग्राम में बताऊँगा अभी कि वो मैं इसको, जो हमारा और ज़फ़र के साथ भी यही था, कोई फ़र्क नहीं है। आपको पता है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की करप्शन की दास्तानें तो बड़ी मशहूर हैं, उस पर नैब केसेस भी हुए हैं, वट। जो फ़र्क है हमारे में, मुझ में, आई से इंडिविजुअल कंपैरिजन कर लेना, मेरे में या ज़फ़र, समबडी लाइक ज़फ़र मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के हालात में काम नहीं किया। हम इधर ही बाहर भी हमने काम किया, लेकिन हम यहाँ से इन टच रहे, तो हमारे लिए थोड़ी, और हम पॉलिटिकल लोग हैं तो बहुत सारी चीज़ों को पॉलिटिकल हैंडल करना पड़ता है। हफीज़ शेख का एडवांटेज है, हफीज़ शेख इलेक्टेड नहीं है SAPM में, लेकिन उन्होंने इस इन्वायरमेंट में काम किया है, सबके साथ काम किया, सबके साथ, मुशर्रफ के साथ, ज़रदारी साहब सबके साथ काम किया, तो वो इन्वायरमेंट को समझते हैं। जी ये फाइल मूवमेंट है ना हुकूमत के अंदर, आप सुनते हैं ना एक फाइल मूवमेंट,
ये फाइल मूवमेंट बड़ी खतरनाक होती है। आपको पता है कि मेरी वजारत में कोई ऐसी भी फाइलें जो मूव हुई हैं, पता ही नहीं कहीं किधर हवा में गायब हो गई हैं। सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द इसके लिए बिगिनिंग। टर्म इस्तेमाल की जाती है कि फाइल को पहिए लगाने हैं। वो हाँ मैंने तो व्हाट हैव आई डन, नवंबर ऑफ 2019 मेरे पास वो लाइट वो नाड़े वाली फाइल आपको दफ्तर में नजर नहीं आएगी, मैं साइन नहीं करता, मैं बाहर फेंक। इट इज ऑल डिजिटल, इट इज ऑल डिजिटल। मेरी फाइल मूवमेंट डिजिटल है। तानिया के साथ क्या हुआ? एक कंपनी रजिस्टर हुई जिसका तनाज़ा सामने आया, और उस कंपनी की शेयर होल्डिंग जो थी उसके अंदर तरीन साहब भी थे, उनके लॉयर भी थे। मेरे ख्याल में तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया था उसमें से। इस्तीफा दे दिया उन्होंने अप्रैल के महीने में। ये भी एक देखेंगे अप्रैल के महीने में। नॉन डिस्क्लोजर हैज बिकम परहैप्स द मेजर इशू। हो सकता है, लेकिन मैं आपको उसका अभी मैंने आपसे प्रेजेंटेशन की बात की। अब मैं एक मैरी टाइम के अंदर एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, मैरी टाइम की। उसमें हुकूमत का मेजॉरिटी या हुकूमत के इदारों का मेजॉरिटी शेयर होगा, और मैं इसको पब्लिकली ट्रेड भी करना। तानिया की कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं थी, और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन नहीं थी दी गई। उसका पूरा प्रोसेस है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को कभी प्रेजेंटेशन दी गई तानिया वाली कंपनी की? आई डोंट नो, अगर नहीं दी गई तो बड़ा यू नेवर नो इट। सो कबीना के इजलास में ये बहस नहीं आया। हाँ, मेरे मजा उस स्टेज पे आया जब ये अखबारात में सामने आ गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आपकी कबीना के कुछ साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू बहुत सीरियस है। नदीम बाबर उसमें सरफहरिस्त हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कई दफा जवाब दिया है। नहीं, वो जवाब में वो चीज़ की वजाहत नहीं होती। वो कंपनीज को रन करते हैं, कंपनीज रन करते हुए साथ वजारत चलाते हैं। कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया है उन कंपनी से। उन कंपनीज की शेयर होल्डिंग है उनके पास, और वो गवर्नमेंट होल्ड है, हेल्ड कंपनी काम कर रही हैं वो कंपनीज। और अगर आपकी वो एनर्जी सेक्टर में खुद वजारत चला रहे हो तो उसमें सीरियस कॉन्फ्लिक्ट पेट्रोलियम में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा, इसमें भी एक कैच 22 है। अब ये बड़ा टेक्निकल फील्ड है, जो एनर्जी सेक्टर है ना, इट्स टेक्निकल। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दीज इश्यूज वेरी सून। मैं प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए एक्शन। दीज आर नॉट डिफेंडेबल इश्यूज। मैं तो एग्री नहीं कर रहा ना डिफेंडेबल। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं जो आपको टेक्निकल इश्यूज हैं। अब मुझे अगर आप बोलते हैं आईपीपी, मुझे तो पता ही कोई नहीं है कि पावर सेक्टर, मुझे सीखना पड़ेगा। अब एक आदमी को आप लेके आते हैं जिसको पता है, उसका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये कैच 22 है, और उनके पास शहरियत भी है। और कैच 22 है ना सर। आप अच्छा, बाहर से पाकिस्तानी, हम तो पहले दिन से कहते थे देखिए मैं बाहर रहा हूँ, मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो ईसीसी में भी डिस्क्लोज है। मेरी बीवी बाय बर्थ डुअल नेशनल है। तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स अदा करते हैं? मैं करता हूँ जी। आपके कुछ साथी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स पेयर नहीं करना चाहिए, और वजारत का झंडा लहरा के आप बैठे हैं, तो आप इनकम टैक्स पेयर ना हो, तो स्टार्ट वहां से खराबी शुरू हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर भी एक्शन, मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने वेरी सून उन लोगों पे भी एक्शन लेना है जो इनकम टैक्स नहीं पाकिस्तान में अदा करते। मेरा ख्याल में तो फुल डिस्क्लोजर है। पब्लिक सर्विस में आप यू आर ट्रस्टी ऑफ पब्लिक फंड्स, यू कांट मेस अराउंड। हर चीज डिस्क्लोजर पे रखे। जिसका अपना इनकम टैक्स क्लियर नहीं जी, वो तो वजारत पे वैसे क्वालिफाई नहीं करता। तो मतलब वो फिर प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर को तो ये हमारी हुकूमत है, और ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने सारे SAPMs के ऊपर पब्लिक कर दी है, उनकी सारी एसेट्स और सिटीजनशिप डिक्लेयर की है वेबसाइट के ऊपर। जो पहले थे वो भी तो कराने ना। हम तो डिफरेंट चीजें कर रहे हैं ना, इसलिए मुश्किलात नहीं है। कोई भी स्टेटस को चेंज करेंगे नदीम, कभी भी वो मुश्किलात होती है। इसे कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है डिसरप्ट टू इनोवेट। एक टेक्नोलॉजी की टर्म में होता है डिसरप्ट टू इनोवेट। उसका आसान ये है कि अगर आपने इस कमरे को बदलना है और आपने शो भी करना है, पहले तोड़ फोड़ दें इसको। हाँ ना, यू हैव टू डिसमेंटल एवरीथिंग। आप बोले मुझे ये नहीं पसंद, ये आपका पूरा चेंज हो जाए। लेकिन तोड़ फोड़ ऐसी होनी चाहिए कि मैं दोबारा बना सकूं। हाँ, लेकिन एक प्लान, बियॉन्ड रिपेयर ना हो जाए। एक स्ट्रेटेजिक, आपकी नैब जो काम कर रही है, दैट हैज डन अ डैमेज व्हिच इज बियॉन्ड रिपेयर नाउ। स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, उसके बाद फिर चीजें होती हैं। सर, नैब का जो डैमेज है, दिस इज बियॉन्ड रिपेयर नाउ। आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है उसने क्योस पैदा कर दिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छा देखें, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। नैब का चेयरमैन हमने इनहेरिट किया, नैब के लॉज हमने इनहेरिट किए हैं। आपकी अपोजिशन कह रही है आप उसको एक्सटेंशन देने के लिए तजवीज़ लेकर आए थे। आज फ्लोर ऑफ द हाउस का उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर तजवीज़ लेकर आए थे, दूसरे ड्राफ्ट में आपने नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई, मैंने कभी ये बात पहले के ख्वाजा आसिफ साहब भी और शायद ख्वाजा आसिफ की बातों को मैं पहले, ख्वाजा आसिफ को तो छोड़े ना, वो तो फॉरेन मिनिस्टर हो गए तो अकामा पे तनख्वाह बाहर से लेते भाई। मैं वजीर बना, आपका इकामा है अभी? नहीं, मैं वजीर बना, मेरा कामा था, ओथ लिया मैंने। ओथ लेने से एक दिन पहले कंपनी से इस्तीफा दिया। उसका कोई महीने का प्रोसेस था टू डिसलॉज माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, और फिर उसके बाद खत्म हो गया। इट्स डन। मैं वीजा पे कई दफा दुबई जाता हूँ तो वीजा पे गया हूँ। तो आपके पास किस कंपनी का इकामा था? मेरी अपनी कंपनी का था ना। अपनी कंपनी? मेरी अपनी कंपनी। तो आप क्या करते थे वहाँ पर? मेरा रियल एस्टेट का बड़ा ब्रोकरेज और एसेट मैनेजमेंट घर। टावर शावर आपके भी थे वहाँ पे? नहीं, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं मैनेज करता था ना, मेरी कंपनी की थी।
मेरे पार्टनर्स की होंगी, मेरी नहीं थी, कभी भी नहीं। पाकिस्तान से बाहर मैंने एक दफा अमेरिका में बड़े बड़े प्रॉपर्टी महल्लात आपने भी बना के बेचे होंगे वहाँ। मैं अगर आप कहें तो फिर इसाकदार की सारी प्रॉपर्टियां बता सकता हूँ, मुझे तो पता। मैं तो कहता बता चुका हूँ, मुझे लॉ सूट ही नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पे लॉ सूट कर दो यार, पता चल जाएगा कि वो E149 किसका था और हेल्थ सेक्टर में कितने का प्लॉट लिया और कौन आर्किटेक्ट बना रहा है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है, कितना बड़ा घर बन रहा है, रेंट कार कंपनी किसकी है। यूएई वाली प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं या जी मैं यूएई, वो लंदन वाली मुझे नहीं पता, मैं तो यूएई में था, तो मुझे तो अंदाजा है कि वो बेच नहीं रहा था तो वो रेंट पे कितना डालना चाहते थे। मैं तो ये टीवी के ऊपर कई दफा कहा है। तो आपको पता होगा, इस बिजनेस में थे तो आपके ज्यादा आई नो कि किसकी की क्या है। देखें अभी आप, जब मैं कहता था पनामा लीक्स, मैं आज कहता हूं, मैं आज आपसे कह रहा हूं आपके शो में, जबल अली लीक्स किस दिन हो गया ना, कहानी निकल जाएगी। अल्लाह करे निकल ही आए, अल्लाह करे निकले, अल्लाह करे। आप सारों के नाम आने, किसी मेरा एक का नहीं आना, मेरा कोई नहीं। आपका नहीं निकलेगा, आपकी पार्टी से लोग। मैं सर क्यों फ्रंट फुट पे खेल सकता हूं, मुझे बताएं ना। अगर स्केलेटन होगा कबर्ड में, मैं कभी ये अली साहब इमरान ने वो जो बात कंटेनर पे खड़े होकर कही थी ना, वो सही कही थी कि यहाँ से इकामा बनवाते इसलिए हैं कि यहाँ से स्विस अकाउंट्स की जब तफसील आती है तो पाकिस्तानी नहीं निकलता, वो वहाँ के रास्ते से जाता है। यहाँ से आप सारे लोगों, पैसे वाले सब का निकलता है। नदीम भाई देखें, पब्लिक सर्विस में मैं कभी नहीं था, हुकूमत से मैंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, हुकूमत के किसी ओहदे पे मैं नहीं बैठा। मैं प्राइवेट सिटीजन था जो पॉलिटिक्स कर रहा था पाकिस्तान में। एकदम मैं एक दफ़ा इलेक्ट हो गया मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। मैं पहले दिन तो वजीर नहीं बना, मैं तो सेकंड से बना। 9/11 को मैंने वोट लिया, 2018, 9/11/2018, कभी डेट भी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ मुराद ने भी लिया, हमाद ने भी लिया, उमर अयूब ने भी लिया, हम 4-5 लोगों ने लिया था। जब वोट लेने से पहले मैंने कंपनी का इस्तीफा ट्वीट किया अपने पार्टनर्स को, मैंने कहा I'm out। और रियल एस्टेट कंपनी थी भी, होती हमारी शेयर होल्डिंग है, लेकिन वो लोकल के नाम पे होती है, जो दुबई का यूएई का लॉ है कि ब्रोकरेज हाउस और एसेट मैनेजमेंट लोकल के नाम पे थी। उनको मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, हमने 2008 से काम किया, आई एम ऑफ। वो कंपनी बंद ही हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, इट्स फिनिश, इट्स नो मोर देयर, एवरीबॉडी इज गॉन, दफ्तर बंद। अच्छा, नैब लॉ का क्या करना है आपने? छुट्टी नहीं मिलने वाली किसी को, ये मैं आपको बता दूं, छुट्टी नहीं मिलने वाली। अगर ये फैटेफ के ऊपर, और कल भी मैं सोच रहा था, बिलावल जरदारी साहब कह रहे थे कि जी वो किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली। मैं कहता हूं मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए कानून, हाउ विल यू टेक द कंट्री, आप आगे जाएंगे कैसे? सजा और जजा का निज़ाम नदीम मलिक का और अली जैदी का बनाया नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ है। उस सजा और जजा के निज़ाम पे सारी दुनिया का कानून बना हुआ है। कानून है ही सजा और जजा पे। इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन के ऊपर ना किसी को एनआरओ मिलना चाहिए और ना विच हंटिंग होनी चाहिए, दोनों नहीं, ट्रांसपेरेंटली, इम्पार्शियली। एक यार्ड स्टिक होती है सबकी नजर, सबके लिए। बिल्कुल। मैंने सबसे पहले अपने तो बनाइए वो कानून, क्यों नहीं बनता वो कानून? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब गुंजाइश नहीं है उसमें इफ्स एंड बट्स की। कानून बहुत सारे इस मुल्क में बने में, इशू इज इम्प्लीमेंटेशन। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल, नैब लॉ हैज बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल, मैं तो इसमें डाउट नहीं, कंट्रोवर्शियल, और उसमें ऐसी चीजें हैं जो इंडिविजुअल डिस्कशन के ऊपर। लेकिन ये अगर ये समझ रहे हैं कि जी कोई ऐसा लॉ आ जाएगा, तब्दील हो जाएगा कि इनको छुट्टियां मिल जाएंगी, वो नहीं होने लगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलने लगी। अंदर जाएंगे सारे। देखें अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे वो कोर्ट का फैसला है, और ये नैब जवाब जरूर देना चाहिए। नैब लॉ कब तक फिर आप? अब आप मुझे बताएं, बिलावल जरदारी के आप इतने इन्वेस्टिगेटिव भी आप करते हैं, आप अपने ऑफिस में बोल रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उनकी डिक्लेरेशन मंगा लें, एसेट डिक्लेरेशन। $100 मिलियन है, लिक्विड, सारा मुल्क से बाहर है, और सारे के नीचे लिखा है इनहेरिटेड। को मुझे बता दे, मेरे वालिद भी सऊदी अरब में रामको में काम करता है, हमें तो कोई ऐसी इनहेरिटेंस नहीं मिली, मेहनत मजदूरी करके हमें तो नहीं मिली, मैं बाहर करता रहा हूं, मैं तो कोई ये कौन सा धंधा पानी था सर? $100 मिलियन, 1.5 बिलियन उनके एसेट्स हैं टोटल। जी सर, डिक्लेयर्ड 1.5 बिलियन US, 1.5 बिलियन रुपीज। हाँ, तो कितने हो गए ना तकरीबन। तो सर ये किधर से आया? इसका तरीका कार तो यह है कि आप तहकीकात करें। तो सर मैं क्रेडिबल एविडेंस लाएं जो कोर्ट ऑफ लॉ में इनहेरिटेड 2 पेज हैं जी, 2 पेज में सिर्फ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज मैं आपको भेज दूंगा, वो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उठा लें। पता हो क्या रहे पिछले 40 सालों में एक एनवायरनमेंट के अंदर, जब ये दोनों पार्टियां हुकूमत में रहीं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ शरीक रहीं, IGI वाले ज़माने रहे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत 1.5 बिलियन रुपीस है या 15 अरब है, चलो जितना भी है वो है, 100 मिलियन है कि 10 मिलियन बढ़ाया, आप लोगों ने एक कन्विंस कर दिया सबको कि इन लोगों ने बहुत माल बनाया। अब चैलेंज ये है कि उस माल बनाने का जो इल्ज़ाम है वो एक्चुअल चार्जशीट जो कोर्ट को काबिल कबूल हो उसमें कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं हो पाया पिछले 2 सालों। इस मुल्क का एक बड़ा अलमिया प्रोसिक्यूशन भी है। हमने पनामा में देखा, सामने जो लॉयर थे वो 20 लाख रुपए हियरिंग वाले, मतलब टॉप लाइन लॉयर्स, क्वालिटी है हमारे, माजरत के साथ हमारे
प्रोसिक्यूशन की, तो क्वालिटी कोई नहीं है। अब कल एक ECC की मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था केन कमिश्नर पे, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की कैपेसिटी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि शुगर की कीमत ये वो, मैं कहा जी वो डेटा कैसे आता है? असल में तो अब मैं तो शुगर का, मेरी तो शुगर मिलनी है, लेकिन मैं ECC का मेंबर हूँ और आप कहते हैं फैसला करो XYZ पे, तो वो जो डेटा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं उसी डेटा के ऊपर बेस करके आपने सवाल पूछने और फैसला करना है। तो वो डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा केन कमिश्नर से आता है। अब आप मुझे बताएं, सिंध में आ जाए, एग्जाम्पल ले लें, हैदराबाद में केन कमिश्नर बैठता है, ग्रेड 19 के अफसर, वो क्या ओमनी ग्रुप के खिलाफ, वो जो ओमनी ग्रुप उसको डेटा दे रही है वो आगे फिल करके दे रहा है। डू यू थिंक वो वेरीफाई कर रहा है डेटा? ऑनेस्टली आई मीन, अगर कोई सोचता है कि वो शुगर मिल जाके फिजिकल डेटा वेरिफिकेशन हो रही है, पाइप ड्रीम है ना, ऐसे होता नहीं। 2 सालों में आप नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके, सो यू हैव फेल्ड इन दैट रिगार्ड। सर, नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग नैब के चेयरमैन ने करनी है, मेरी मिनिस्ट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने करनी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहना है अली जैदी। तो फिर इसका मतलब है नैब चेयरमैन ये काम नहीं कर सकते। ब्लू इकोनॉमी जो है, मैंने फिर इससे ये साबित हुआ ना कि नैब चेयरमैन वो डिलीवर नहीं कर सके। मतलब मैं समझता हूँ कि नैब कुड हैव डन, मैं अपनी नैब कुड हैव डन अ लॉट बेटर। अब एक वजीर की तनख्वाह कितनी होती है? हाउ मच डू यू थिंक इज माय सैलरी? मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं एक फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल मिनिस्टर, इलेक्टेड 20 साल, 4 इलेक्शन हार के 5वां जीता हूँ, कोई दूसरा भी शायद नहीं होगा, सबसे पुराना PTI का कैबिनेट मेंबर हूँ। व्हाट इज माय सैलरी? ये एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता नॉन डिलीवरी के ऊपर। नहीं, मैं आपको किसी ने वजारत जबर के तहत नहीं दी, बाय चॉइस आपने, मैंने बाय चॉइस जीत के यहाँ आए। मैंने बाय चॉइस काम किया, मैंने बाय चॉइस में इस जगह पे आया, मैंने बाय चॉइस ये प्रोफेशन, मैं लोग कहते हैं ना टीचिंग नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना नोबल प्रोफेशन है, अगर पॉलिटिक्स ठीक करे उससे बड़ा नोबल प्रोफेशन तो बता दें। नैब के ऊपर भी कुछ जबर करके 2 लाख और 30 तो प्राइम मिनिस्टर ने 10% काट दिया ऑस्टेरिटी में, तो शायद 2,11 या 2,15,000 रुपए मिलते, 2,15,000। मुझे जरा बता दें, इस मुल्क में एक वजीर, एक खत्म, ये लोगों को समझना है, क्योंकि लोग पता है जी वजीर बन गए, आशी लग गई है वो। मुझे जरा बता दें कि मेरे सामने जो डील्स आती हैं, एक प्लॉट ही ले लेना, पानी आता है मुंह में देख के? नहीं, मेरे मुंह में पानी नहीं आता। मुझे तो, मैं कहता हूं कि देखें, मैं नहीं कर रहा और हमारे कोई भी वजीर नहीं कर रहा, लेकिन ये तो आपने भाटी गेट खोला हुआ है। पिछले साल इन्हीं दिनों बारिशें हो रही थी, आप कराची में वो कचरा वचरा नाले साफ करने के काम में नजर आते थे। पिछले साल कितनी बारिश हुई थी? 160 mm प्लस, 160 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कंसेक्यूटिव एक हफ्ते के अंदर, दिन रात। और कराची डूबा। आपसे पूछता हूं इस दफा कितनी बारिश हुई? लेट मी बी द होस्ट फॉर 1 मिनट। आपके टीवी के ऊपर मैं कराची था, कभी डूबा। कितनी बारिश हुई इस दफा? 30 mm, 160 और 30, मतलब उससे तकरीबन ये 25% रेन हुई, 20% रेन हुई इस दफा। तो कराची क्यों डूबा? वहां तो कश्तियां चल रही, लोगों के घरों बेडरूम में पानी चला गया। एंड से जून से मैंने कहना शुरू किया, सारे ट्वीट्स में, इंटरव्यूज में, मैसेजेस में, वीडियो पैगामात में, कि ब्रेस योर, मेरा ट्वीट था, स्टेटमेंट था, ब्रेस योर सेल्फ कराची। हमने सिर्फ एक काम किया था, 9 करोड़ 80 लाख रुपए इकट्ठे किए प्राइवेट एंटरप्राइज से और FWO के अकाउंट में डाल दिए, और FWO से एक बात की, सर ये नाले साफ कर दें। आप कहेंगे वाई FWO, और उसमें क्यों फौज? इसलिए कि कचरा इज बिजनेस। अगर मैं और आप कचरा उठाने चले जाएं, वो डंडे चलते हैं, वो कचरा बिकता है। कचरा बिकता है? जैसे थाने बिकते हैं ना, वैसे कचरा कुंडियां बिकती हैं बाय वजन। तो वो जमा हो जाता है, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी होती है, उसमें तो पहले वो एक कुछ दिया होता है, वो आके तार प्लास्टिक सारे निकाल के ले आते हैं। वो मुझे बड़ा, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं, वो सारा दिन बैग लेके। अगर तो इसमें पैसा है तो फिर तो कराची की इस्लाह नहीं होने वाली। सो देयरफॉर हमने उनको इसलिए किया कि जब फौजी खड़ा होगा, रेंजर्स खड़ी होगी, और फिर जो भी आप वर्कर्स हायर करेंगे, और मैंने रेंजर्स खड़े करके पिछले साल कचरा उठवाया गया। जी सर, ऐसी इलाकों में तो कचरा उठाने का ये तरीका है कि पहले रेंजर्स को लगाएं, सर, ये क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली आता है CM साहब के अंदर। अभी वो जंग लड़ रहे हैं कि जी के इख्तियार है, कि उसका इख्तियार है, बाकी कराची तो डूब रहा है ना। तो वैसे तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया। सजा किसको दें इसमें से? इनिशिएटिव ये था, 9 करोड़ 80 लाख रुपए में कराची नहीं डूबा, क्योंकि नालों का हमने वाटर फ्लो खोल दिया, हमने और कुछ नहीं किया। इस दफा क्यों डूबा? वाटर फ्लो, मैं कहता क्या कि नाले साफ करो। 5 गुना कम बारिश और कराची डूब गया, क्यों? मैं कहता क्या नाले साफ करो, क्यों नहीं किए? ये तो सर अब मैं, आप ओपिनियन लेंगे मेरा? बिल्कुल स्टेटेड ओपिनियन, सही, सच वाला। पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। किस बात का? वोट उनको ना देने का, तो लियारी भी हार गए। तो पीपल्स पार्टी को वोट आखिरी बार कब मिला था कराची से, ये पता है? उनके पास 2-3 सीट लियारी होती थी लास्ट 30 इयर्स ना। लियारी में पिछली दफा 2 इलेक्शन में क्या हुआ है वहां पे? पीपल्स, लेकिन वो MQM भी दूसरी वाली थी ना सर।
सर लास्ट 30 ईयर्स आप उसका डेटा निकाल मैं आपसे बात एग्री कर रहा हूँ। पीटीआई के बदला ले रही है कि कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिया और यहाँ सेंटर का बदला वहां लिया जा रहा है। मैं आपको ऑन केएमसी इज रिस्पांसिबल और मुराद अली शाह इज रिस्पांसिबल। बोथ। तो इसका लॉ के अंदर कोई सजा जजा का तरीका है? हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हम 140A के ऊपर हमने कहा है कि जी कराची को वफाकी हुकूमत पिटीशन फाइल करेगी। जी आई हैव टोल्ड, मैं पिटिशनर होगा, असद उमर साहब भी पिटिशन होंगे ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ऑन बिहाफ एज फेडरल, 3 फेडरल मिनिस्टर फाइल करेंगे तो फिर ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ही हो गया। हम कब फाइल करेंगे? हमने बात कर ली अटॉर्नी जनरल से, हमने कहा पिटिशन तो फाइल हुई भी है कि इसको जरा सुने। आप दरखास्त देंगे, केस लगाया जाए और इसकी सुनवाई की जाए और फैसला दिया जाए। हाँ, क्योंकि रिस्पांसिबल 140 के तहत आपके प्रे क्या करें? नहीं, प्रे ये नहीं है। प्रे ये कि जो हमारा लोकल बॉडीज का निजाम है, जो केएमसी, उसको एम्पावर तो करे ना। अगर मेयर चीखता है कि उसके पास इख्तियार नहीं है, कुछ हद तक ठीक चीखता है वो। सर ये मैं एक्सक्यूजेज नहीं मानता, लेकिन मैं तो फिर बैठे नहीं मान रहा, काम ना करें। मेरे पास भी इख्तियार नहीं था, मैंने फिर कैसे पानी में रोक लिया? मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो सिर्फ ताल्लुक ये था कि मेरे समंदर में ज़रा कचरा जाता है और जहाज नहीं आते। आप 3 वजीर जो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से तो सिर्फ ये प्रे करेंगे कि केएमसी को एम्पावर कर दें, दैट्स ऑल। पूरा एक प्रोसेस हमने दिया है कि लोकल बॉडीज जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज दुनिया में चलती हैं। सर ये इस्लामाबाद के नालों का किसी दिन आप विजिट करिए। मुझे सिर्फ अभी नया शहर है, प्लान शहर है, यहाँ 2.5 अरब नहीं रहता। जिस दिन यहाँ 2 अरब की बात होगी उस दिन पता चल जाएगा। मेरा कहने का मकसद है ये बेसिक नेसेसिटीज हैं इंसान की। अगर मुझे बताएं कराची का पानी है, बेटर टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। एक बात क्या कहना चाहता हूँ, और हुकूमत सिंध को जवाबदेह होना चाहिए। मैं आपके शो पे आज एक बात कहना चाहता हूँ, और मैंने सुबह ट्वीट किया और मैंने देखा कि आपके चैनल ने भी चलाया सारा। मैंने वार्न किया था कराची को कचरे का ना उठाने का और ये पानी का। मैं करता क्या, बहुत दिन से कर रहा हूँ। मैं आज आपके शो में वार्न कर रहा हूँ, ये जो पानी है सुवेज का, ये पोर्टेबल वाटर की लाइन के साथ सीप कर गया। मुझे डर है कि वहाँ पे फिर एपिडेमिक दूसरा, एक कोविड से हम खत्म नहीं है, दूसरा शुरू हो जाएगा। वाटर बोर्न डिजीज मेजर कॉज होती है ये गंदा पानी जो मेस, बच्चे बूढ़े ये जो जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होगी तबाही हो जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी की वजह ये गंदा पानी होता है जो हमारे पेट में जाता है। सर लोगों के घरों में चला गया, पानी टैंकों में चला गया। आपको मालूम है पाकिस्तान में टाइफाइड के केसेस राइज हो रहे हैं, और टाइफाइड के केस राइज होने में हेपेटाइटिस सी, इसमें पानी मेजर, पानी आपका बड़ा फैक्टर है। मुझे और कोई कराची के सारे लोग तो नहीं मिनरल वाटर बॉटल खरीदते। बच्चे को नहलाते हैं आप, छोटा बच्चा पैदा हुआ, आपको पता है अमीर लोग तो पानी में वो। लास्ट टॉपिक उसको ले लें जल्दी से आपसे। JITs के ऊपर आपने 15 को दिन खूब हंगामा रखा, सिंध हुकूमत को भी मसरूफ रखा। इधर से आप बोलते रहे, उधर से वो बोलते रहे। मैं तो कम बोलता था सर, मैं तो सवाल पूछा था ट्वीट करके। वो रिपोर्ट तो आप ही ने जारी की ना, जिसमें नाम मैंने नहीं जारी की सर, वो भी रेंजर फरियाल तारपुर, शर्जील मेमन, 2 रिपोर्ट्स हैं। वो नाम एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है, कहाँ गए वो नाम? उसकी पार्ट 2 मैंने रिलीज की है, वो पार्ट 2 नहीं मान रहे। मैं कहता हूँ ना माने, पार्ट 1 उठा लेना। चले वो मुझे बता दें कहाँ गए वो सियासी लोगों के, मुझे ये बता दें कि बल्दिया फैक्ट्री भी रिपोर्ट भी है, वो भी है उसमें, और उज़ैर बलोच के साथ निसार मुराई की भी है। क्या हुआ उनका? इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। कब? बड़ा जल्दी, मैं कुछ कह रहा हूँ। मुझे लगता है 10 दिन में आपने सिर्फ सियासी हंगामा करके डिस्ट्रैक्शन करके अब आगे निकल गए। मेरा क्या शौक है, मैं इतनी बड़ी रिस्क क्यों लूँ? थ्रेट अलर्ट इशू हुई हुई, पता नहीं तमाशे। मैं तो एक नॉर्मल सिटीजन हूँ। आपको खतरा किससे है ये भी बता दें। मुझे नहीं पता, जिसने इशू की उससे पूछे, मुझे क्या पता। मैं तो सिक्योरिटी कौन दे रहा है जब कोई नहीं था, मैं तो कौन दे रहा है इस वक्त? सिक्योरिटी इस वक्त कौन दे रहा है आपको? जी सिक्योरिटी इदारे। सिक्योरिटी कौन दे रहा है आपको? सिक्योरिटी इदारे सर, सिक्योरिटी के इदारे दे रहे हैं। मुझे क्या, मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू कि आपको खतरा किससे? उन्होंने नहीं, मुझे उन्होंने एक दिन कहा कि जी आपको, क्योंकि मैं इसलिए आपके समा पे चल गया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि जी देयर इज अ थ्रेट अलर्ट। देयर इज अ थ्रेट अलर्ट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, क्या करना है? बोला जी हमने आपको थोड़ी सिक्योरिटी देनी है, आप फेडरल मिनिस्टर है। तो ये थ्रेट अलर्ट सिर्फ कराची में है या इस्लामाबाद में भी है? उन्होंने जो खत है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के लिए सारे चीफ सेक्रेटरीज को गया। तो दिस इज ड्यू टू दैट JIT रिपोर्ट और ड्यू टू उसके बाद ही हुई है। उज़ैर बलोच ने 164 के बयान में कहा कि इस बयान के बाद मुझे आसिफ ज़रदारी से खतरा है कि मेरी जान खतरे में। मैंने तो नहीं कहा वो, उसके 164 के बयान में मैंने तो नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा। मुझे, मैं तो कह नहीं रहा मुझे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी। मैंने तो नहीं दी सर, मैं आज कह रहा हूँ मुझे नहीं पता किससे खतरा है। हम तो सर यू आर ईदर, यू विनर ईदर वे। शहीद अगर मारे गए तो शहीद, अगर जीत गए तो गाजी, हमें इससे क्या फर्क पड़ा? आपको ये पता चला कि लिफाफे में डाल के, खाकी लिफाफे में, वो कौन दे गया था? मैंने कभी भी खाकी का लफ्ज नहीं कहा। अच्छा, जिस भी लिफाफे में। वसीम मदामी साहब ने खाकी कहा, मैंने तो कहा मुझे वही दे गया होगा जिसने शाहिद मसूद को दी, जिसने शाहजेब फंजादा को दी, जिसने डॉक्टर दानिश को दी, जिसने बस सारों ने शो किए। कोर्ट में मैं गया 2017 अक्टूबर में, कोर्ट में मैं गया। अभी तक आपको मालूम नहीं है कि लिफाफे में डाल के कौन देगा? इट डजंट मैटर। लिफाफा सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जजमेंट है,
सोर्स नहीं देखो, कंटेंट देखो। अब अच्छा Authenticity खाकी के लिफाफे पे आप अच्छा, अगर हो सकता है सफेद लिफाफा हो तो आप नेवी को ब्लेम करेंगे, अगर ब्लू लिफाफा होगा फिर ये क्या बात तो होती है? खाकी लिफाफा हो तो फिर किसको ब्लेम नहीं, करें? सारे कहते हैं ना खाकी लिफाफा है तो पता नहीं कौन खाकी के लफ्ज पे क्यों, लिफाफे की बात करें और उसके अंदर कंटेंट की बात लिफाफा करें। इटसेल्फ बड़ी खतरनाक चीज है। इसका आउटकम कब निकलेगा इन जीआईटीज का? सून। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को कितना मैंने चाहा था कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले ले इसका, तो शायद वो मेरी पिटीशन का इंतजार करें। अगर नहीं लें तो फिर तो पिटीशन फाइल करेंगे? कब तक टाइम फ्रेम दें? जो 184 की पिटीशन होती है वो ड्राफ्ट नहीं होती, वो क्राफ्ट होती है। सो वेट, आई हैव माय लॉयर्स ऑन इट। तो आप उस पर टाइम देखेंगे कि कौन मैं सा बड़ा चलेगा? सुकून से और ठीक करूंगा काम, ठीक करूंगा। हो सकता है सारे बेगुनाह हो, ज़हर पर झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो नहीं पसंद। आई एम नॉट द जज। मैं तो कह रहा हूँ अगर इतनी बड़ी लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये तय है 100%। अली जैदी साहब, वफाकी वजीर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हामिद खान साहब और कमरजमान कायरा साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। हामिद साहब, आज तानिया और जफ़र मिर्ज़ा साहब मुस्ताफ़ी हो गए और ख़बर यह है कि शायद कुछ और लोग जो नॉन परफॉर्मर हैं शायद उनको भी काबीना से हटाया जाएगा या जिनके ऊपर तहकीकात है। आपका रद्द-ए-अमल इस पर क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो उनका अपना फैसला था कि उन्होंने रिजाइन किया है। बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये नॉन परफॉर्मर थे, क्योंकि जफर मिर्जा साहब ने तो काफी काम किया है और हमें कुछ कामयाबी भी हुई है कोविड-19 के हवाले से। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जफर मिर्जा की हद तक तो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से नहीं रिजाइन दिया। डुअल नेशनलिटी का एक और मामला है जिसके ऊपर काफी उंगलियां उठाई गई थी, हो सकता है उस वजह से उन्होंने ये फैसला किया हो। दुरुस्त है। आप कायरा साहब इस पे कुछ रद्द-ए-अमल देंगे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। डुअल नेशनलिटी मेरा ख्याल है इशू नहीं होगा। अगर डुअल नेशनलिटी के इशू पे इनसे इस्तीफ़ा लिए जाते तो फिर बाकी लोगों से जिनकी डुअल नेशनलिटी है, जिनकी फ़ॉरेन नेशनलिटी है, बल्कि डुअल भी नहीं है, उनसे भी ले लिए जाते। मेरा ख्याल ये है कि ये कोई अंदरूनी खींचतानी है। बहुत सारे सवाल जवाब तो ऑलरेडी चल रहे थे। दुरुस्त कहा हामिद खान साहब ने कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा पे बहुत सारे हमारे भी एतराज़ात रहे, लेकिन उन्होंने अपने तय बहुत भाग दौड़ की। अगर आपने परफॉर्मेंस ही देखनी है तो किसी और वजारत की परफॉर्मेंस को गेज तो कर दें कि फ़लाँ वज़ीर ने बेहतर परफॉर्म किया, फ़लाँ वजारत की परफॉर्मेंस अच्छी थी और इनकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मार्क नहीं थी। एक चैलेंज जो सारी दुनिया में आया, उसमें जो मकदूर भर उनकी कोशिश फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर थी उन्होंने की। कितनी स्पेस उनको दी गई ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को बताना पड़ेगा कि अगर वो उनसे कुछ जो तवक्कुआत थी वो पूरी उस पर नहीं उतरे तो क्यों नहीं उतर पाए। तानिया साहिबा का काम के बारे में तो आप शायद आगाह हो, मैं आगाह नहीं हूँ कि वो उनके ज़िम्मे क्या काम था और उनकी कितनी कामयाबी थी। लेकिन इस पर तो नदीम साहब अब यूँ ही है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो ये परफॉर्म तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर यू टर्न ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी पॉलिसीज़ इन्फोर्स करने में फेल हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को इकट्ठा रख के लेके चलने में नाकाम हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो इलेक्शन में वादे किए थे वो टोटल के टोटल पे यू टर्न ले चुके हैं, तो फेलियर तो उनका है। अब इस तरह ये छोटे छोटे जो है तब्दीलियां करके वो समझें कि लोगों से कुछ और टाइम बाय करेंगे प्रोपेगेंडा करके, ये शायद मुमकिन नहीं होगा। ये नहीं है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो एक जो पेंडिंग इशू था जफर मिर्जा साहब के ऊपर, वो अद्वियात जो इंडिया से इंपोर्ट की गई उसके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात भी आ गई जिनकी इजाज़त नहीं थी। उसके ऊपर एक पेंडिंग इंक्वायरी भी अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी चल रही है। शायद कोई नैब के मामला भी हैं, वो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये मामला पिछले 2 साल से अद्वियात की कीमतों का चल रहा है। इसी तरीके से तानिया के ऊपर ये था कि उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई जिसके अंदर शेयर होल्डिंग थी उनके पास भी और तरीन साहब के पास भी। तो नैब का लॉ भी इस वक्त ज़ेर गौर है। तो आप समझते हैं कि वो भी एक फैक्टर है? मैं कह नहीं सकता। हर सूरत एक असूली बात तो यह है कि कोई भी हो, अगर उसने किसी किस्म का ऐसा कोई फेल किया है जिससे नैब लॉ या कोई और कानून अफेक्ट होता है उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे नैब करे या कोई और रेलिवेंट अदारा करे। उस मामले में तो कोई शख्स मुस्तस्ना नहीं है इससे और ना होना चाहिए। नया नैब लॉ कैसा होना चाहिए जी? क्योंकि ये बहुत मुतनाज़ा रहा है, इस पे कोई भी राजी नहीं रहा। जो पकड़े गए वो भी शोर मचाते रहे, जो बाहर बैठ के दूसरों को पकड़ाना चाहते थे वो भी शोर मचाते रहे। क्या होना चाहिए? देखिए बात ये है, जहाँ तक नैब लॉ का ताल्लुक है उसमें तो कोई
ऐसी बुराई नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का लॉ है। अब उसका गलत एप्लीकेशन अगर की जाती है, उसमें यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि सिविल राइट्स के हवाले से है। मिसाल के तौर पर डिटेंशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्द से जल्द कंक्लूड होनी चाहिए, प्रेफरेबली 14 दिन में होनी चाहिए। 90 दिन किसी को डिटेन रखने का कोई जवाज़ नहीं है। तो ये सारी बातें तो उस तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी 2001 में, वो तो जो चेयरमैन नैब का रोल है उससे आपको इत्मीनान है? चेयरमैन नैब के रोल से आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि जो मौजूदा नैब का जो रोल है और जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। जावेद इकबाल साहब के हवाले से मैं समझता हूं कि उनकी कारकर्दगी को इतनी तसल्ली बख्श नहीं रही है पिछले 2.5-3 साल में। जो सामने मामला क्या वजह, क्यों तसल्ली बख्श नहीं रही, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि एक तो बात यह है कि इस ऑफिस में जज कितना मौजू होता है उसके बारे में बहरहाल मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव अदारा है। इसमें एक्सपर्टीज जो चाहिए होती है वो तफ्तीशी अंदाज की होनी चाहिए। जज का काम ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो बेसिकली जज के तौर पर जो मामला सामने आते हैं उस पर अपना फैसला देता है, जबकि ये जो तफ्तीशी अदारे होते हैं इनका काम और मुख्तलिफ होता है, एक्टिव रोल होता है। इसमें ज़्यादा मौजूद जो शख्स है उसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज जो होनी चाहिए वो तफ्तीश करने के हवाले से होनी चाहिए। हाँ, उसको क्लीन आदमी, इसमें कॉन्फिडेंस हो, ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए। बाज़ औक़ात जज को लिखाया जाता है कि मुतराज़िया ना हो, लेकिन है कि ऐसे और भी हो सकते हैं क्योंकि मुतराज़िया नहीं है और वो एक्सपर्टीज से है इस फील्ड में। तो मेरे नज़दीक एक वजह ये भी है उनके इतने कामयाब ना होने की। कायरा साहब, जो अभी जजमेंट आई ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में, नैब के 87 सफ़े जो उनके जजमेंट के हैं, वो अगर आप पढ़ें तो नैब के ऊपर चार्जशीट लगती है जिसमें वो कहते हैं कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लाइन के एक तरफ लोगों को खड़े को पकड़ रहा है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ काम कर रहा है, इनकैपेसिटी के ऊपर इशूज़ हैं। तो हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस? पहली बात तो गुजारिश है कि जो अहमद खान साहब ने कहा, मैं उसको किसी हद तक उससे इत्तेफाक करते हुए आगे बढ़ूँगा। गुजारिश है कि जजेस और जनरल्स ही इस मुल्क के अंदर फाइनल अथॉरिटी नहीं है और वो ट्रेंड नहीं होते इन्वेस्टिगेशंस के। उनके लिए उनकी जॉब असाइनमेंट और होती है, और ये बात दुरुस्त है कि वो लोग जो क्राइम फाइटिंग करते रहे हों, वाइट कलर क्राइम को डील करते रहे हों, जिनकी एक्सपर्टीज़ और उनका इल्म उससे रिलेटेड उन्होंने हासिल किया हो, अब वो ज़्यादा मौजू होंगे। रही बात आपने जजमेंट की कही, नदीम साहब, जब से ये हमारे मुल्क के अंदर वैसे तो बहुत सारे कवानीन बनाए गए जो स्पेसिफिकली सियासतदानों को काबू करने के लिए थे, बाद में कोई कभी उसमें कोई ब्यूरोक्रेट उसमें काबू आ गया, कभी कोई सियासतदान अपने कोई कारोबारी उस पर काबू आ गया जिससे थोड़ा सा हुकूमत की बात नहीं मानी, वरना ये पुराने दौर से लेके चलता आ रहा है। लेकिन जब से एहतसाब ब्यूरो और फिर नैब ये बनाए गए तो हम उस वक्त से कह रहे थे कि ये बाजू मरोड़ के ये सियासी इंजीनियरिंग की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, नैब बाजू मरोड़ के वफादारियाँ तब्दील कराने का इदारा है, नैब सारा कुछ। तो अब तो ये एक फ़ैसला नहीं है जो काजी जो बाकिर साहब की अदालत ने दिया, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का एक फ़ैसला आया उनके बेंच का, वो भी इससे रिलेटेड था। इससे पहले जस्टिस खोसा ने और बहुत सारी अदालतों ने फ़ैसले तो शायद उस तरह नहीं दिए जिस तरह जस्टिस बाकिर साहब ने दिया, उनके बेंच ने दिया, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशंस आप भी सुनते रहे, आप उस पर रोज़ बहस करते रहे, हम भी सुनते रहे, बहस करते रहे। सो नैब के बारे में मुकम्मल तौर पे अदम इत्मीनान उसकी कैपेसिटी का, उसकी पार्शलिटी का, उसका गवर्नमेंट के साथ उसका लेजांग का और बाजू मरोड़ने का, वफादारियाँ तब्दील करने का, कभी पैट्रियट बनाते हैं, कभी हुकूमत के साथ लोगों को शामिल कराते हैं। अब सवाल ये है, वैसे तो ये जजमेंट सिर्फ नैब के लिए नहीं है, उन्होंने कहा है कि नैब यूज़ होता है, करने वालों को भी कुछ सोचना होगा जो नैब को यूज़ करते रहे हैं। हम तो नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको सोचना चाहिए कि ये वो क्या कर रहे हैं और उस पर पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के लोग और मीडिया क्या कह रहा है, और वो भी सबक है। और आज करना क्या चाहिए, अब इसका इलाज क्या है? हमें
जब कभी आप दोस्त बैठते हैं तो हमें साथ ही कंडेम कर देते हैं कि जी सियासी जमातों को मौका मिला, पीपल्स पार्टी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। भाई पीपल्स पार्टी ने सब जमातों को कहा, मियाँ साहब को कहा कि हाय इस नैब के कानून को ठीक करें, ख़त्म नहीं करना, इसको ठीक करें। इसमें जिस तरह अहमद साहब ने कहा, इसकी कुछ चीज़ें वो हैं जो अब्यूज़ की जाती हैं। कानून अक्सर हमारे मुल्क के अंदर अच्छी नीयत से बनाए गए या बज़ाहिर नीयत अच्छी थी, लेकिन बाद में वक्त के साथ ATA का कानून देख लीजिए, और बहुत सारे कानून थे जो बनाए शायद एक नीति से गए होंगे, लेकिन इस्तेमाल क्या हुआ, इसी तरह ये कानून था। तो हम कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं एक कि जो गवर्नमेंट ने खुद एक ऑर्डिनेंस दिया था पिछले दिनों और जो लैप्स हो गया है, उस ऑर्डिनेंस को सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, जो जस्टिस खोसा की जजमेंट है या मौजूदा दोनों जजमेंट्स को या उनकी ऑब्जर्वेशंस जो आती रही उनको, और जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक राय दी हुई है, इन आरा को सामने रख लें। मुस्लिम लीग के दौर में भी एक कमेटी बनी थी जिसने कुछ 40 मीटिंगें की, और उसमें वो बातें जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जो जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के कानून के जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो आइन का तकाजा है, अगर उसके खिलाफ चीज़ें हैं तो उसको दुरुस्त कर दें। बाकी जो आपने ऑर्डिनेंस दिया था, आपकी अपनी हुकूमत ने दिया था चंद माह पहले, उसी ऑर्डिनेंस को आप लागू कर दें और लोगों के बाजू न मरोड़ें। इसको न्यूट्रल इदारा बनाएं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला इदारा बनाएं, और वो हो चंद कवानीन हैं जो कौमी असेंबली के सामने, बेगुनाह जो है उसकी पगड़ी ना उछले और गुनाहगार बच ना पाए। उसके ऊपर भी तनाज़ा आ गया कि नैब के ऊपर जो अपोजिशन ने तजावीज़ दी, स्पीकर साहब का तो अलमिया नदीम साहब में एक और माजरत कर दिया गया। जी अच्छा, ये और होगा, ये बुलडोजिंग होगी। ये करना चाहिए, कंसेंसस करना चाहिए हुकूमत को और अपोजिशन को, क्योंकि ये कानून जो है एक मखसूस हुकूमत की मदद के लिए तो नहीं है ना, ये कानून तो आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए भी है, उसके बाद के लिए भी है। तो इसलिए अगर इस वक्त की गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर कोई ऐसा कानून बना लेती है एहतसाब का जो कि देरपा साबित हो, जिससे सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितने भी लोग हैं वो उससे सेटिस्फाइड हो, तो ये अच्छी होगी, खिदमत होगी जो आइंदा के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बुनियादी बात तो वही है ना कि जो भी एहतसाब हो क्रॉस द बोर्ड हो, उसमें किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए और उसका इखलाक जो है बराबर होना चाहिए, उसका कुछ सियासी इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये चंद एक ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर थियोरेटिकली तो सबका ही कंसेंसस है, कोई भी नहीं कहेगा इसके खिलाफ, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है उसको करने में तो वो उलझाव पैदा हो जाते हैं, उसमें सियासी कंसिडरेशन आ जाती है, मुखालफतें आ जाती हैं, उसमें अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ तवक्को ही कर सकता हूँ, बल्कि उम्मीद करूँगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की नुमाइंदगी है, वो ऐसे कानून पर कंसेंसस हासिल करने की कोशिश करेंगे या कंसेंसस पे पहुँचेंगे जो कि सबको मंजूर होगा और जो कि फेयर होगा, जिसका इतलाक भी सब पर बराबर का फेयरली एंड इक्विटेबली किया जा सकेगा। कायरा साहब सिर्फ एक लाइन में बताइएगा। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि हमने अपने दौर में आइन या बाकी कवानीन को कंसेंसस बेस्ड बनाया, इसलिए कि जो अहम कानून साजी होती है ये फिर आम कानून साजी भी। अगर किसी कानून को हमारे जैसे मुल्क के अंदर कुछ जमातें कहें कि हम इसको ऑन नहीं करते, तो उस कानून का इतलाक तो हो जाएगा, टेक्निकली वो कानून अक्सरियत की बुनियाद पे बन जाएगा, लेकिन उसकी अगर वाइडर ओनरशिप ना हुई, और हमारे मुल्क की रीजनल जमातें बहुत सारी हैं, अगर वो जो उसको डिसऑन करेंगी या कुछ बड़ी जमातें उसको डिसऑन कर देंगी, तो ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। उस कानून की एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह नहीं, इम्प्लीमेंटेबिलिटी रहेगी, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। कर रहे हैं नदीम साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।